क्या जहर से लड़ेगा चीन? जी हां, ड्रैगन की इस खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जिसके दम पर वो विनाश की नई दास्तान लिखना चाहता है। शी जिनपिंग के उस करतूत का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके बाद चीन के असली चरित्र का पता दुनिया को चल जाएगा। दुनिया को कोरोना जैसे संकट में डालने वाला ड्रैगन अब जैविक हथियारों की नई साजिश रच रहा है। देखिए। एक वायरस जिसने दुनिया में मचाई तबाही, एक वायरस जिसने पूरी दुनिया को बना दिया बंधक, एक वायरस जिससे फैली है दहशत। उस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में 1,60,00,000 लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 6,45,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ तबाही है। वो नापाक गठजोड़ कर साजिशों को अंजाम देना चाहता है। वहीं एक और हिंदुस्तान है जो दुनिया की तरक्की के गीत गाता है, शांति सद्भाव की मुहिम चलाता है, लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया की बर्बादी का लैब तैयार करने में जुटा है। आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन चीन और पाकिस्तान कान खोल कर सुन ले कि उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 21 साल पहले पाकिस्तान ने जो गलती करगिल में की थी, उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। देश के कई जवानों ने जान की बाजी लगाकर पड़ोसी को चारों खाने चित किया था। उसी करगिल दिवस का जश्न आज देश मना रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है। भारत उन दिनों को नहीं भूला जब पाकिस्तान ने विश्वासघात किया था। दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। 1999 में विश्वासघात करने वाले उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने नई साजिश की नींव डाली है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो साजिश। ड्रैगन की सबसे बड़ी और नई साजिश ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीन ने अपनी इस साजिश में हमदम बनाया है पाकिस्तान को। शी जिनपिंग ने गुनाहों के इस रास्ते का सफर बनाया है इमरान खान को। दुनिया के दो बदनाम देश चीन और पाकिस्तान पहले से ही मिले हुए थे, और अब इस मेलजोल से उपजी खतरनाक साजिश सामने आई है। इंटेलिजेंस के जरिए कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो किसी को भी चिंतित कर देंगे। चीन और पाकिस्तान लद्दाख में एलएसी और जम्मू कश्मीर में एलओसी से दूर लैब में मानवता के खिलाफ डरावना खेल खेल रहे हैं। चीन के वुहान में वायरस वाली जो लैब है, वैसी ही लैब सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान में बन सकती है। परंपरागत युद्ध से कई गुना आगे निकलते हुए इस बार दोनों देशों का गेम प्लान बहुत ही खतरनाक है। खबर है कि दोनों ने एक सीक्रेट डील की है। ये डील है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी जैविक युद्ध के लिए हथियार बनाने की। जाहिर है इसका निशाना भारत पर ही होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक ड्रैगन पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ नई नई साजिश रचने में जुटा हुआ है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान को हथियारों की जहां चीन खेप पहुंचा रहा है, वहीं पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों को भी अलग अलग जगहों पर चीन इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार एंथनी क्लेन ने अपनी वेबसाइट क्लिकज़ोन के जरिए इस साजिश का पर्दाफाश किया है।
एंथनी क्लेन ने दुनिया भर के खुफिया सोर्सेज की मदद से ये दावा किया है कि चीन और पाकिस्तान ने जैविक हथियार बनाने के लिए 3 साल की डील की है। इस डील के तहत ये दोनों देश लैब में एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस को तैयार करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। इसके जरिए जरूरी सैंपलिंग टेस्ट किए जा चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को इस बारे में डेटा दिया है और कई दूसरी जरूरी जानकारियां भी शेयर की है। चीन की रणनीति है कि इस बार वुहान की वायरोलॉजी लैब की जगह पाकिस्तान की लैब में रिसर्च हो और वहां मानवता का नाश करने वाला अगला विध्वंसक हथियार तैयार हो। तो ये दोनों कावड़ आर्मी, दोनों कावड़ देश जो डरपोक देश हैं, वो साठ-गांठ करके विश्व को परेशान करने के लिए, तबाह करने के लिए एक ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा ले रहे हैं और ये इसीलिए एंथ्रेक्स वायरस बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुमकिन है कि कोरोना की वजह से दुनिया में बदनाम हुए चीन ने पाकिस्तान की लैब को अपनी नई वायरस प्रयोगशाला बनाने के बारे में सोचा हो, क्योंकि चीन बहुत दबाव में है। आरोप है कि चीन की लैब से निकला कोरोना पूरी दुनिया को बेहाल किए हुए है। कोरोना वायरस चीन की लैब से निकला या नहीं, इसकी जांच भी चल रही है। कुछ दिन पहले WHO की टीम इसी जांच को शुरू करने के लिए बीजिंग गई थी। ऐसे हालात में चीन को जैविक युद्ध वाला प्रयोग करने के लिए नई जगह की तलाश है और इसके लिए पाकिस्तान से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। पाकिस्तान को आतंकवाद की नर्सरी यूं ही नहीं कहा जाता। अमेरिका मानता है कि वुहान के लैब से कोरोना वायरस का निकलना हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। अमेरिका यहां तक कह चुका है कि अगर चीन पर आरोप साबित हुए तो उसे भयानक नतीजे भुगतने होंगे। और अब जैविक युद्ध की तैयारी पर नया खुलासा है। अच्छी बात यह है कि भारत और पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बारे में पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। अब आगे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी की हकीकत आपने देख ली। दोनों पड़ोसी मुल्कों की साजिशें और नापाक मंसूबे आपने देखे। लेकिन चीन की जहरीली जुगलबंदी यहीं खत्म नहीं होती। कई देशों के साथ ड्रैगन की जुगलबंदी खतरे की घंटी बजा रही है। आपको इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना के संक्रमण काल में जैविक हथियार की चर्चा सुर्खियों में आ गई। न कहीं बम गिरा, न टैंक से दागे गए गोले, न हुई बमबारी, न छूटे मिसाइल, न ही लड़ाकू विमानों ने किसी ठिकाने को किया नेस्त नाबूद, न ही किसी देश की सेना ने दूसरे देश पर किया आक्रमण, न ही परमाणु बम ने मचाई तबाही, न कहीं हुआ ऐलान जंग, लेकिन दुनिया भर में फैल गई दहशत। दहशत ऐसा जो आज भी मचा रही है तबाही, आज भी पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है काल। कोरोना नाम का ये वायरस ऐसा है कि लोग दनादन हो रहे हैं बीमार, लोगों की जा रही है जानें। 194 से ज्यादा देश में लोग हुए हैं प्रभावित। दहशत का यही सिरा चीन से जुड़ गया, क्योंकि सबसे पहले वायरस ने लोगों को बीमार करना चीन में शुरू किया था। चीन पर आरोप लगे कि उसने दुनिया से इस खतरनाक वायरस की बातें छुपाई। आरोप तो यहां तक लगे कि चीन के वुहान लैब में वायरस को लेकर रिसर्च चल रहा था और कहीं से यह वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। इस बीच पूरी दुनिया की फिजा में सवाल तैरने लगे कि क्या ये कोई जैविक युद्ध तो नहीं,
क्या चीन जैविक आतंकवाद की शुरुआत तो नहीं कर रहा? हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कहा था कि चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही खतरनाक वायरस फैला और उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूत साझा करने से इनकार कर दिया। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अमेरिका यहीं नहीं रुका। ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बैनन ने दावा किया कि चीन के वुहान लैब के एक्सपर्ट पश्चिमी खुफिया इंटेलिजेंस के साथ आकर मिल गए हैं। इनकी मदद से एजेंसियां बीजिंग के खिलाफ इस बात का केस तैयार कर रही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी वुहान की लैब से लीक हुई थी और उसे छिपाना हत्या के बराबर है। कोरोना वायरस ने जब तबाही मचानी शुरू की तो चीन का वुहान लैब संदेह के घेरे में आ गया और सवाल ये उठने लगे कि क्या चीन इस लैब के जरिए जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका सहित दूसरे देशों ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो चीन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे चीन पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या होता है जैविक युद्ध, जिसकी चर्चा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा हो रही है। बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे जीवाणुओं के जरिए खतरनाक किस्म के संक्रमणों को जब हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसे जैविक युद्ध माना जाता है। कि जो एक चाइना का वॉर स्ट्रेटजिस्ट था सुन त्सू, उसने कहा था कि आर्ट ऑफ वॉरफेयर ये है कि बिना लड़े युद्ध किए दुश्मन को परास्त करो। मेरा ख्याल है कोविड-19 की जिस तरह से सफलता चीन को मिली है, जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से विश्व की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डमाडोल हो गई है कोविड-19 के चक्कर में, वो कारण है कि चीन को अब ये लग रहा है कि ये सही रास्ता है विश्व को तबाह करने के लिए। जैविक युद्ध की कोई सीमा नहीं होती, इसके विस्तार का कोई अंत नहीं, इसलिए इस युद्ध को संभालना मुश्किल भरा है। अगर किसी देश ने दूसरे देश के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ दिया तो ये कहना मुश्किल है कि वो देश चपेट में नहीं आएगा। हो सकता है कि पूरी दुनिया में तबाही मचाने के बाद जिस देश ने जंग छेड़ा है वही इसकी चपेट में आ जाए। जैविक युद्ध के इसी खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 में जैविक हथियार के नियम बनाए गए। अप्रैल 1972 में लंदन में एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए जिसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन नाम दिया गया। भारत 1973 में इसका सदस्य बना। आज करीब 182 देश इसके सदस्य हैं। 1972 में ही चीन ने संधि पर हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन का मकसद जैव हथियार के विकास, उत्पादन और जमा करने पर रोक लगाना है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ में एक कोलैबोरेशन कर रहा है, जो पाकिस्तान की डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के एंथ्रेक्स के ऊपर काम कर रहा है, जो एंथ्रेक्स एक बायो वेपन्स है। जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात करें तो इसका इतिहास एक सदी से भी पुराना है। पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जैविक हथियारों के इस्तेमाल किए गए। पहले विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया तो दूसरे विश्व युद्ध में नाजी सेना और जापान ने भी जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान जैविक हथियारों को तैयार करने की एक होड़ सी दिखने लगी थी। फिर दुनिया ने देखी तबाही, बर्बादी का वो मंजर जिसे देखकर आज के लोग सहम जाते हैं। जैविक हथियार आज के दौर में मानव जाति पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरों में से एक है। यही वजह है कि कोरोना वायरस ने दुनिया को एक बार फिर सोचने के लिए विवश किया कि क्या ये चीन के जैविक हथियारों का नतीजा तो नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि चीन का मोहरा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसकी जुगलबंदी में कई दूसरे देश भी शामिल हैं। कभी म्यांमार के साथ तो कभी नेपाल के साथ, कभी ईरान के साथ मिलकर चीन साजिश रच रहा है, खतरनाक प्लान बना रहा है। लेकिन हिंदुस्तान हर मोर्चे पर पूरी तरह से चौकस है।
लद्दाख के दोनों ओर जहरीली जुगलबंदी। म्यांमार सीमा पर जहरीली जुगलबंदी। ईरान के साथ मिलकर जहरीली जुगलबंदी। पीओके में जहरीली जुगलबंदी। अब तो इतना परेशान हो गए हैं चीन और पाकिस्तान कि जब जहां मौका मिल रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, वो भी एक साथ मिलकर। हिंदुस्तान के खिलाफ एलओसी पर जहां पाकिस्तान को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है, वहीं एलएसी पर चीन की चालबाजी को भारत ने नाकाम कर दिया है। इसीलिए अब दोनों को मजबूरन साथ आना पड़ रहा है। चीन पाकिस्तान को अपने आर्थिक तौर से ऋण में उसको डुबो दिया है। साथ ही साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, हमारे सब पड़ोसी देशों पर चीन अलग तरीके का दबाव डालने की कोशिश करता रहा है। ये आज से नहीं, ये पहले से ही है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक दबाव में पाकिस्तान एक तरह से अपनी आजादी चीन के प्रति खो चुका है, बाकी जो देश हमारे पड़ोसी देश हैं वो इंडिया के साथ, भारत के साथ अभी भी हम लोग के व्यवहार बहुत अच्छे हैं और चीन हम लोग के इन पड़ोसी देशों के साथ कुछ ज्यादा हमारा बिगाड़ नहीं सकता। हाल ही के दिनों में चीन और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुई है। इसी के बाद उत्तर में लद्दाख से सटे गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने अपने 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। ज्यादा दिन नहीं हुए जब स्कर्दू हवाई अड्डे पर चीन का एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट उतरा था। अब म्यांमार की कहानी सुनिए। चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत से म्यांमार में उग्रवादी संगठनों को चीनी हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब थाईलैंड और म्यांमार सीमा से गिरफ्तार आतंकवादियों से चीनी हथियार बरामद किए गए। ये हथियार पाकिस्तान और बांग्लादेश होते हुए वहां तक पहुंचाए गए थे। निशाने पर भारतीय ठिकाने थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की जहरीली जुगलबंदी के कई उदाहरण हाल ही में सामने आए हैं। जैसे चीनी सैनिक पाकिस्तान के खैबर इलाके के अलावा मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के लिए एक खास तरह की टनल बना रहे हैं। साथ ही चीन ने आईएसआई की मदद से पाकिस्तान की सेना को स्टील बुलेट का कंसाइनमेंट हाल ही में भेजा है, जिसे जैश और लश्कर के आतंकियों की साजिश में लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक चीन से पाकिस्तान ने विंगलुंग 2 ड्रोन भी खरीदे हैं। चीन की खिसियाहट देखिए, उसने पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के अहम प्रोजेक्ट को भारत की भागीदारी के बिना शुरू करने की भी साजिश रच दी। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन पहले ही पाकिस्तान के लिए बांध बनाने में जुटा हुआ है। अरबों रुपए की इस परियोजना के जरिए चीन पीओके में अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान ने पीओके में चीन से मिला सर्विलांस सिस्टम लगाया है। इससे वो भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। सच तो ये है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही अपनी हदें भूल गए हैं, और ये भी कि हिंदुस्तान अपनी हर सरहद पर चौकस है और हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब देने में उसकी सेनाएं भी पूरी तरह सक्षम है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन अब भारत के दूसरे पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ भड़काने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों को सड़क, रेल और बंदरगाह जैसी परियोजनाओं के मामले में चीन भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन चीन की इस बदलती रणनीति को देखते हुए भारत ने भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर चीन के मुकाबले की तैयारी कर ली है, और इसीलिए भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी महाशक्तियों का साथ भी मिल रहा है। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन की चालबाजियों का कोई अंत नहीं है। हिंदुस्तान ने वहीं पहाड़ों में उसे पटखनी दी और आगाह कर दिया है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं। अब तो उसकी तैयारी पानी में पराक्रम करने की है। असम में जिस ब्रह्मपुत्र नदी की पहचान बाढ़ वाली नदी के तौर पर होती रही है, उसके जरिए अब चीन को सबक सिखाने के मिशन में भारत जुट गया है। इसी नदी के नीचे बनेगी 15 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसकी मदद से चीन की सीमा तक झटपट पहुंच जाएगी हिंदुस्तान की सेना। ना नभ, ना थल, ना जल में चीन कर पाएगा तंग।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी सुरंग। धोखेबाज और चालबाज चीन रह जाएगा दंग। अब बारी है असम में उफनती इस ब्रह्मपुत्र नदी में चमत्कार करने की, ये साबित करने की कि हिंदुस्तान पानी में चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सरकार ने असम में करीब 15 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सुरंग बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये देश में नदी के नीचे बनने वाली सबसे लंबी सुरंग होगी। पहले आपको स्पेशल एनिमेशन के जरिए ये दिखा देते हैं कि ये खास सुरंग कहाँ बनेगी, फिलहाल वहाँ हालात क्या हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अभी असम के नुमालीगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब गोहपुर जाने के लिए करीब 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है और फिर पुल पार करके नदी के उस पार गोहपुर पहुंचा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करने वाली इस नदी के नीचे सुरंग बन जाने से नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच का रास्ता आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सामरिक नजरिए से संवेदनशील अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बेहद कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है, हर वर्ष बाढ़ आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों को परेशानी होती है, कई पुल टूट जाते हैं और रास्तों का तो पता भी नहीं चलता। ऐसे में जब आम आदमी के लिए, स्थानीय निवासी के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है, तो सेना की टुकड़ियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सरकार के लिए एक असमंजस की स्थिति सी पैदा हो जाती है। इसी वजह से ये टनल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता है। जब भी तनातनी बढ़ती है, जवानों को ब्रह्मपुत्र के पानी के अलावा पहाड़ी इलाकों से जूझते हुए ही सीमा पर जाना होता है। वैसे तो नदी पार करने में 5 पुलों का किरदार खासा अहम है, लेकिन ये आशंका भी हमेशा बनी रहती है कि युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन इन पुलों पर हमला कर अरुणाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की साजिश भी रच सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए ही नदी के नीचे से सुरंग बनाने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। Tunnel which is going to be constructed under the river Brahmaputra is going to have a very important significance for the Northeast in general and Assam in particular. The first is its strategic importance because of our border with China, with whom we have a very tumultuous relationship presently. Secondly, this will be an all-weather road. And therefore, the mobilization of troop or troop movement will be very helpful through this. So that is why it has got a very strategic importance. इस सुरंग को बनाने का काम इसी साल दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सुरंग की खासियत क्या होगी। इसमें 2 अलग ट्यूब होंगे ताकि दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। इस सुरंग में 4 लेन वाली सड़क होगी, जिसके जरिए अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक सैन्य साजो सामान और सैनिकों को पहुंचाने का काम आसानी से किया जा सकेगा। 3 चरणों में बनने वाली सुरंग में ट्रैफिक की रफ्तार औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और वेंटिलेशन के भी खास इंतजाम होंगे। Brahmaputra at Bougainville was some 6-7 kilometer wide before the bridge was constructed there, which was narrowed to 4.9 kilometer for construction of the bridge. The same way it can be seen whether that riverway at the proposed tunnel site can also be reduced to reduce the length of the tunnel and the cost dimension. आपको ये भी बताते चलें कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बने ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया था। 9 किलोमीटर लंबा ये पुल भी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी वजह से असम की राजधानी गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बीच की दूरी 165 किलोमीटर तक कम हो गई है। चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना को डिफेंस करने के लिए ये जो टनल हो रहा है, टनल से बहुत सुविधा प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं सारा असम का लोगों के साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान को सुरक्षा के लिए, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा के लिए, और जो अष्टलक्ष्मी है, मोदी जी बार बार बोलता है ये नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट इंजन है, और नॉर्थ ईस्ट एक पावर बैंक होगा अगले दिन। चीन को संदेश साफ है, उसकी चालबाजी और धोखेबाजी को देखते हुए हिंदुस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चीन से लगी हर सीमा पर चौकसी और ताकत यूं ही बढ़ती रहेगी। लद्दाख में चीन की चालबाजी सबने देखी है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में चीन की सीमा पर भी कार्रवाई कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इस सुरंग के जरिए जिस रास्ते में कई घंटों का सफर तय होता था, वो अब आधे घंटे के कम के समय में तय होगा। ऐसे में सुरंग की भूमिका जिस कदर बढ़ रही है, उसी तरह सजगता भी ये ध्यान में रखते हुए कि सेना को सीमा तक पहुंचाने में जितना कम समय लगे उतना जरूरी होगा, खासतौर से तब जब पड़ोसी बार बार अपने मंसूबों में सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही रखता हो। मनोज्ञा लोईवाल के साथ गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ, आज तक। अब हम आपको दिखाते हैं चीन की वो बाढ़ वाली साजिश जिससे भारत चौकस है, खुद को परख रहा है और तैयार कर रहा है। हर मोर्चे पर मजबूती के नए मानक भी तय कर रहा है हिंदुस्तान। बढ़ रहे हैं चीन के बाढ़ हथियार। पानी की जंग में अब आर या पार। ये उफनती नदियां महज प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये चीन की साजिश है। ये चीन के हथियार हैं जिनसे वो जब चाहे जितना चाहे पानी छोड़ देता है और अपने पड़ोसियों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, न जाने कितनों के घर बार उजड़ जाते हैं। कभी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी राज्य सरकार को, तो कभी केंद्र की सरकार को, लेकिन असली जिम्मेदार है चीन। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों तक पहुंचती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बनाए हैं और भारत में बाढ़ लाने की डोर अपने हाथों में रखता है। भारत चीन की इस चाल को बखूबी समझता है और इस मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। In the dams constructed by China, water is released, the state is inundated with flood. So the road condition is, road movement is blocked. So this will be an answer to that, and that is why I personally feel that this will be a great strategic, it will have a great strategic significance. चीन ने हाल के सालों में तेजी से बांध बनाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक वहां 80,000 से ज्यादा बांध है। वो न सिर्फ बांध से पानी छोड़कर बाढ़ ला देता है, बल्कि जब जरूरत होती है पानी रोककर सूखे जैसे हालात भी बाकी देशों में पैदा कर देता है। इतना चालबाज है चीन। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। एलएसी पर टिके रहने और चीन की शातिर चालों को नाकाम करने के लिए सेना की 4 बटालियन इस बार सर्दी में भी पूर्वी लद्दाख में रहेंगी। सर्दियों में वहां तापमान -25 डिग्री तक गिरता है, लेकिन देश का मस्तक कभी नतमस्तक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सेना के ट्रकों में विंटर के खास सामान वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचाए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। इस बार पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहां डटेगी। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जाबाज हैं पूर्वी लद्दाख में। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा बढ़ा है। -25 डिग्री तापमान में एलएसी पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थी।
लेकिन चीन इस बार हट कर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी रूप में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। एलएसी पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आड़े न आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था, अगस्त आने को है। कई राउंड बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है कि जब तक पिटेगा नहीं तब तक हटेगा नहीं चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही होगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूं तो ये मैं कह सकता हूं कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और जरूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना की स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम तक में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में एक बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 आईटीबीपी के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश के दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है। इसलिए सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है। यूं तो भारत के पास चिनूक की महाशक्ति है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक में 1 टन से ज्यादा सामान पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी नौबत क्यों आने दी जाए जब पहले से ही पता है चीन की नीयत, कथनी कुछ करनी कुछ। जो जैसे स्नो खत्म हुई थी, मेल्ट हुई थी, तभी से ये चीज शुरू हो गई थी। हमारे लिए जरूरी है कि जोजिला पास और रोहतांग एक्सिस जो दोनों हैं, इनको ओपन रखा जाए और जो जोजिला और रोहतांग के लिए टनल प्लान की गई हैं, जो बन रही हैं, उसको एक्सपीडाइट किया जाए। देखिए, इन इलाके के अंदर में हमारे पूरे सोल्जर्स और एनिमल ट्रांसपोर्ट जितनी है, उसके लिए सप्लाई, राशन, फॉर्डर का एक कैलकुलेशन किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। चलिए आपको पूर्वी लद्दाख की आज की हकीकत बताते चलते हैं। सबसे ज्यादा तनाव पेंगोंग झील पर है। 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद अब तक स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं आया है। इन 11 दिनों में चीन कई बार वादा कर चुका है पीछे जाने का, मगर जाता नहीं है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में, जहां की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहां पर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे डेप्सांग में और पंगैंग सो फिंगर्स में, वो क्यों विड्रॉ करेगा इतनी जल्दी जब तक कोई कंसेशन ना मिले। हॉट स्प्रिंग में तनाव घटा है, दोनों देशों की सेना पीछे हटी है। गोगरा पोस्ट में चीन की तैनाती कम हुई है, लेकिन तनाव बरकरार है। अब भी वहां करीब 50 सैनिक एक दूसरे के करीब 600 मीटर की दूरी पर तैनात है। गलवान में जहां चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, वहां से उसकी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे जरूर गई है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव अभी पेंगोंग इलाके में है, जहां चीन अड़ियल बना हुआ है। चीन को फिंगर 8 के पीछे जाना है, लेकिन जानकारी के मुताबिक उसने फिंगर 5 और फिंगर 8 के बीच
अपनी ताकत और बढ़ाई है। इसी तनाव को कम करने के लिए एक हफ्ते में फिर कोर कमांडर लेवल की 5वीं वार्ता होने की उम्मीद है। मतलब ये कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। चीन कब नियंत्रण खो दे कहना मुश्किल है, इसलिए मुस्तैदी ही भारत का मिशन है और विजन भी। LAC पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।